मैं नीलम शर्मा, हिंदी की अध्यापिका, आज आपके समक्ष कुछ कहना चाह रही हूँ कि आज जब हम सभी कोरोना के संक्रमण काल के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सभी अभिभावकों को अपने जीवन यापन के लिए अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों के मध्य बच्चे विद्यालय भी नहीं जा पा रहे हैं और सभी विद्यार्थी अपने मित्रों की, अपने विद्यालय की और अपने अध्यापकों की कमी को महसूस कर रहे हैं। कई अभिभावक अपनी जीविका को बनाए रखने के लिए व्यस्त हैं और इसी व्यस्तता के कारण वो अपने बच्चों को कम समय दे पा रहे हैं। उन्हीं लोगों की मदद के लिए मैं विभिन्न कक्षाओं के हिंदी विषय के कुछ वीडियो बनाने का प्रयत्न कर रही हूँ, जिससे हिंदी विषय को विद्यार्थी और रोचक तरीके से पढ़ सके और समझ सके। वैसे भी हिंदी हम सभी की राष्ट्रभाषा है और अपनी राष्ट्रभाषा में हम सभी को निपुण होना चाहिए। अगर आप सभी का और मेरे प्यारे बच्चों का सहयोग मुझे मिलता रहा तो मैं इस कार्य को आगे भी करती रहूँगी। तो चलिए हम सब मिलकर बोलते हैं, हिंदी हमारी शान और मेरे देश की पहचान। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं की पुस्तक स्पर्श का पाठ तुम कब जाओगे अतिथि पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक शरद जोशी हैं। पाठ को पढ़ाने से पहले उस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द मैंने श्यामपट्ट पर लिख दिए हैं। आप पाठ समाप्त होने के बाद इन कठिन शब्दों को चाहे तो अपनी कार्य पुस्तिका में लिख भी सकते हैं। आगमन, नम्रता, आतिथ्य, मेहमान नवाजी, अप्रत्याशित, आशंका, रूपांतरित, ऊष्मा, संक्रमण, गुंजायमान, सहनशीलता और दिवत्व, ये इस पाठ के कठिन शब्द हैं। चलिए अब मैं आपको पाठ से संबंधित कुछ बातें भी बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ में लेखक शरद जोशी जी ने उन अतिथियों की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है जो अपने नाम को सार्थक करते हुए अपने मेजबान के यहाँ बिना किसी पूर्व सूचना और कार्यक्रम के थमक जाते हैं और मेजबान की सुख, सुविधा और असुविधाओं का ख्याल किए बिना मनचाहे दिनों तक उनके घर पर ठहरे रहते हैं। शरद जोशी मुख्यतः व्यंगकार हैं। प्रारंभ में उन्होंने कई कहानियां लिखी, बाद में वह पूरी तरह व्यंग लिखने लगे। उन्होंने अनेक विधाओं में व्यंग लिखे हैं: लेख, उपन्यास, व्यंग, कॉलम, व्यंग धारावाहिकों की पटकथाएं, संवाद आदि। कवि सम्मेलनों में व्यंग पठन को शरद जोशी जी ने ही लोकप्रिय बनाया। तो चलिए बच्चों, अब मैं पाठ को पढ़ना शुरू करती हूँ। पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। यानी कि अतिथि को आए हुए 4 दिन बीत चुके थे और लेखक के मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा था कि अब अतिथि घर वापस कब जाएगा। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तो इसमें लेखक जानबूझकर अतिथि के सामने रोज कैलेंडर की तारीखें जो है बदल रहा है, ताकि अतिथि को इस बात का आभास हो जाए कि उसे लेखक के घर में आए हुए 4 दिन
बीत चुके हैं और अब उसे वापस अपने घर चले जाना चाहिए। तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद ये दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? अब लेखक जो है वो अतिथि से बहुत परेशान हो चुका है और वो चाहता है कि अब अतिथि जो है वो अपने घर शीघ्र अतिशीघ्र वापस लौट जाए। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। इसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। देखो बच्चों, ऐसा अक्सर सभी परिवारों में होता है कि जब किसी के घर में कोई अतिथि आता है तो हम पूरी सेवा भावना के साथ उसका आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि हमारे देश में तो वैसे भी कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथि का सम्मान करो। अतिथि जो है वो देवता है। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि तुम दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, यानी कि लेखक जो है वो अब आतिथ्य सत्कार से थक चुका है। वो कह रहा है कि अब जो है ये इसका एक आखिरी किनारा है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था, क्योंकि लेखक को लग रहा था कि अतिथि तो वापस चला जाएगा, लेकिन अतिथि ने तो अपने कपड़े उसको धोने के लिए दे दिए, जो उसके लिए एकदम वो भौचक्का रह गया उन सब बातों से। इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबड़ की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान ना था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि शायद तुम्हें जल्दी जाना है। अब जब अतिथि अपने कपड़े धुलवाने लग गया
तो लेखक को लगा कि अब शायद ये अपना जाने का सामान जो है वो तैयार कर रहा है और यह शीघ्र ही वापस अपने घर चला जाएगा। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इसके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देखकर मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब ये बड़ी आंखें फिर होने लगी हैं तो मेरा मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि क्या अब और अधिक दिन ठहरेगा, और आशंका निर्मूल नहीं थी। यानी कि लेखक की पत्नी को लग रहा था कि अतिथि अभी और दिन रुकना चाहता है और वास्तव में उसकी ये आशंका सही थी। अतिथि, तुम नहीं जा रहे? लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो रही है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे वो अब दिखाई नहीं पड़ते। बातचीत की उछलती हुई गेंद, चर्चा का क्षेत्र सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा का विषय चुप गया। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर अपनी पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। देखो बच्चों, ऐसा ही होता है कि जब हमारे घर कोई अतिथि आता है तो पहले तो हम उसके साथ बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बातों का यह सिलसिला कम होने लग जाता है और हम सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब यह अतिथि वापस अपने घर कब जाएगा। सौहार्द अब शने शने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम नहीं जा रहे। किस अदृश्य गोद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। देखिए, जब कोई अतिथि आता है तो पहले उसके लिए हम 2 सब्जी बनाते हैं, मीठा भी बनाते हैं, फिर दूसरे दिन भी इसी तरह से बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, फिर सब जो है साधारण खाने पर आ जाते हैं। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अब देखिए, लेखक इतना तंग आ चुका है कि वो सोच रहा है कि वो अतिथि को क्या शब्द बोले कि वो उसके घर से चला जाए। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी
और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी एक मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, इससे पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि?